डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो हमारा डीसी जनरेटर से संबंधित है। डीसी जनरेटर क्या होता है? जैसे जनरेटर का जो डेफिनेशन है, जनरेटर जो जनरेट करे, उत्पादन करे। तो डीसी जनरेटर एक प्रकार की ऐसी मशीन है, ऐसी डीसी मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। आज हम डीसी जनरेटर के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। डीसी जनरेटर कितने प्रकार का होता है और उसके सब कैटेगराइज करेंगे कि कितने उसके उप प्रकार हैं। तो आइए देखा जाए। जैसे देख सकते हैं डीसी जनरेटर वर्गीकरण, यहाँ पे टॉपिक है। तो डीसी जनरेटर वर्गीकरण में डीसी जनरेटर को दो आधार पे बांटा गया है। एक्साइटेशन के आधार पर, जिसे कहते हैं उत्तेजना के आधार पर, और दूसरा है प्राइम मूवर के आधार पे। तो उत्तेजना के आधार पे आगे जब इसको डिवाइड किया गया है तो एक हो गया पृथक उत्तेजित जनरेटर, जिसे हम सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर कहते हैं। दूसरा है स्व उत्तेजित जनरेटर, जिसे हम सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर कहते हैं। अब यहाँ पे जो स्व उत्तेजित जनरेटर है, इसमें क्या होता है कि अपने फील्ड वाइंडिंग के ही द्वारा हमारा जनरेटर एक्साइट होता है। अब पृथक उत्तेजित जनरेटर जो होता है, इसको अलग से एक डीसी सोर्स के द्वारा, डीसी जनरेटर के द्वारा उसको हम एक्साइट करते हैं, इसलिए इसे पृथक उत्तेजित जनरेटर कहा जाता है। पृथक उत्तेजित जनरेटर में क्या होता है कि रेजिडुअल मैग्नीज्म की आवश्यकता नहीं होती है। और बाकी जो स्व उत्तेजित जनरेटर के जो प्रकार हो गए, जैसे सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, इसमें हमें रेजिडुअल मैग्नीज्म या अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर पहला सवाल यह पूछा जाएगा कि निम्न में से किसमें रेजिडुअल मैग्नीज्म या अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता नहीं होती है? तो अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता हमारा पृथक उत्तेजित जनरेटर, जिसे हम सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर कहते हैं, इसमें नहीं होती है। अब बाकी जो स्व उत्तेजित जनरेटर के जो प्रकार हैं, इसमें हमें जो रेजिडुअल मैग्नीज्म है उसकी आवश्यकता होती है। तो रेजिडुअल मैग्नीज्म होता क्या है? अवशिष्ट चुंबकत्व। अवशिष्ट चुंबकत्व कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसा पदार्थ है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह कार्य कर रहा है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबक, जब उसको हम सप्लाई से जोड़े तो वह चुंबकित हो जाए, मैग्नेटाइज हो जाए, और सप्लाई हटा ले तो वह पुनः अपने मूल रूप में कुछ समय के बाद आ जाए। तो वह क्या होता है कि जैसे कोई, मान लीजिए कि लौह पदार्थ है और उस पे वायर को लपेट दिया गया, उस वायर को हम सप्लाई से जोड़ दिए, तो जब तक सप्लाई से जोड़े रहेंगे तो हमारा जो लौह पदार्थ है वह मैग्नेट की तरह कार्य करेगा, वह चुंबक की तरह कार्य करेगा। जैसे ही सप्लाई हटा लेंगे तो तुरंत उसका चुंबकीय गुण समाप्त ना होने पर ना ही होता है, और ना होकर कुछ समय बाद उसका चुंबकीय गुण समाप्त होता है। तो सप्लाई हटा लेने के बाद जितने समय तक उसके अंदर चुंबकीय गुण रहता है, उसी को हम अवशिष्ट चुंबकत्व या रेजिडुअल मैग्नीज्म कहते हैं। जो कि पृथक उत्तेजित जनरेटर में हमें आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन स्व उत्तेजित जनरेटर में रेजिडुअल मैग्नीज्म की हमें आवश्यकता होती है। जो स्व उत्तेजित जनरेटर है, इसको भी आगे तीन भागों में बांटा गया है। जैसे आप देख सकते हैं, सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर। तो सीरीज जनरेटर क्या होता है? जैसे सीरीज जनरेटर में जब आप जनरेटर की वर्किंग आगे बताया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा कि जनरेटर के क्या क्या भाग है और प्रत्येक भाग का क्या क्या काम है। तो जैसे सीरीज जनरेटर में जो हमारा है, तो अब हमें पता है कि डीसी जनरेटर में एक आर्मेचर होता है, और आर्मेचर के साथ ही हम फील्ड वाइंडिंग को जोड़ते हैं। अगर सीरीज होगा तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा। अगर शंट जनरेटर है तो आर्मेचर वाइंडिंग जो होगा वह शंट फील्ड वाइंडिंग के समांतर में जुड़ा होगा। कंपाउंड जनरेटर है तो कंपाउंड जनरेटर में क्या होता है कि तीन वाइंडिंग होती है, दो फील्ड वाइंडिंग, एक आर्मेचर वाइंडिंग। तो आर्मेचर वाइंडिंग के साथ जो फील्ड वाइंडिंग है, कुछ वाइंडिंग हमारा सीरीज में, कुछ वाइंडिंग पैरेलल में जुड़ा होता है। आगे जो कंपाउंड जनरेटर है, कंपाउंड जनरेटर को भी आगे कई भागों में बांटा गया है। जैसे कंपाउंड जनरेटर को अगर हम कह दें कि यहाँ पर जैसे शॉर्ट शंट जनरेटर, लॉन्ग शंट जनरेटर, और यह संयोजन के आधार पर, देखिए लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट क्या होता है, यह तो धारा के आधार पे हो गया क्यूमुलेटिव जनरेटर और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। संयोजन के आधार पर, संयोजन के आधार पर इसको शॉर्ट शंट या लॉन्ग शंट जनरेटर कहते हैं। अगर हमारा शॉर्ट शंट या लॉन्ग शंट है तो शॉर्ट शंट जनरेटर में क्या होता है कि जो शंट वाइंडिंग होती है, या कह सकते हैं कि शंट फील्ड वाइंडिंग होती है, वह आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ा होता है। और लॉन्ग शंट जनरेटर में क्या होता है
कि हमारा जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है वह सीरीज फील्ड वाइंडिंग प्लस आर्मेचर वाइंडिंग दोनों के सीरीज में रहता है, प्लस उनके साथ पैरेलल में हमारा क्या होता है, शंट फील्ड वाइंडिंग जुड़ी होती है। तो जैसे नाम से पता चल रहा है शार्ट शंट, शार्ट मतलब छोटा होता है, लॉन्ग शंट लॉन्ग मतलब बड़ा होता है। तो शार्ट शंट में क्या होगा कि जो शंट फील्ड वाइंडिंग होगी सिर्फ आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ा होगा, और लॉन्ग शंट में हमारा सीरीज फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर के समांतर में जुड़ा होगा। कौन सा वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग समांतर में जुड़ा होगा। अब संयोजन के आधार पर या कह सकते हैं कि धारा के प्रवाह की दिशा के आधार पर, अब जो क्युमुलेटिव कंपाउंड या डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है, या इसमें क्या होता है, या कंपाउंड जनरेटर है तो कंपाउंड जनरेटर शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर हो गया, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर हो गया। अब दूसरा कंपाउंड जनरेटर का जो प्रकार हो गया वह धारा की दिशा के आधार पर, या कह सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स की दिशा के आधार पर। तो चुंबकीय फ्लक्स की दिशा के आधार पर हमारा क्या होगा, क्युमुलेटिव जनरेटर होगा, डिफरेंशियल जनरेटर होगा। तो क्युमुलेटिव जनरेटर में क्या होता है कि जो हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग, दोनों में धारा की दिशा एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, या दूसरी भाषा में कह दे कि दोनों फील्ड में जो फ्लक्स जनरेट होगा वह दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, सपोर्टिंग नेचर का होता है, इसलिए इसे क्युमुलेटिव जनरेटर कहते हैं। और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर जो होगा, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में जो हमारा शंट फील्ड वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जो जनरेटेड ये फ्लक्स है, जो जनरेटेड फ्लक्स है, जैसे वाइंडिंग में धारा प्रवाह होगी, और वाइंडिंग क्या है, कॉइल है, कुंडली है, जैसे इसमें धारा प्रवाह होगी कुछ समय बाद वह क्या होगा, चारों तरफ अपने वाइंडिंग के चारों तरफ एक फ्लक्स बना लेगा। तो क्युमुलेटिव जनरेटर में क्या होता है कि क्युमुलेटिव जनरेटर में जो हमारा जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है और सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है, दोनों में जो धारा का प्रवाह होता है एक ही दिशा में होता है, और दोनों में जो फ्लक्स जनरेट होता है, दोनों फ्लक्स एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, एडिटिव नेचर के होते हैं, या कह सकते हैं कि वह एक दूसरे के सपोर्ट में होते हैं, एक दूसरे का अपोज नहीं करते। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में क्या होगा, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में हमें पता है कि कंपाउंड जनरेटर में आर्मेचर वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग तीनों वाइंडिंग होती है। तो डिफरेंशियल जनरेटर में क्या होगा कि डिफरेंशियल जनरेटर की जो शंट फील्ड वाइंडिंग है और सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, जो दोनों में धारा का प्रवाह इस प्रकार से होता है कि दोनों में धारा की दिशा एक दूसरे से विपरीत हो, डिफरेंट हो। डिफरेंशियल का मतलब डिफरेंट होना, भिन्न भिन्न होना। तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में जो शंट फील्ड वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, दोनों में धारा की दिशा विपरीत होती है, प्लस जो दोनों में फ्लक्स जनरेट होता है, चूंकि वाइंडिंग से जब हमारा करंट गुजरेगा तो कुछ समय बाद चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, और वही मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, दो पोल बना लेते हैं, नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, और वहां से फ्लक्स निकलना शुरू हो जाते हैं। तो जो फ्लक्स की दिशा होगी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में वह एक दूसरे के विपरीत होती है, वह एक दूसरे के विपरीत होगी। लेकिन क्युमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर में जो होता है फ्लक्स की दिशा वह एक दूसरे के सपोर्टिंग नेचर का होता है, एक ही दिशा में फ्लक्स होता है, एडिटिव नेचर का होता है। एडिटिव यानी जोड़ना, या कह सकते हैं कि योग के नेचर का होता है, एक दूसरे के सपोर्ट के नेचर का होता है। और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में जो फ्लक्स होगा, या कह सकते हैं कि जो टोटल फ्लक्स होगा वह ये दूसरे के अपोज करते हुए दिखाई देंगे, अपोज करेगा या विरोध करेगा। तो उस स्थिति में जो फ्लक्स होगा दोनों का एक दूसरे का क्या हो जाएगा, वहां पे सब्सट्रैक्टिव नेचर का हो जाता है। क्युमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर में जो फ्लक्स होगा वह एडिटिव नेचर का होता है, और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में जो हमारा फ्लक्स होगा वह सब्सट्रैक्टिव नेचर का होगा। तो यहाँ पे देखिए कि इतने भाग से कितने प्रकार का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा, चाहे आप अपना सेमेस्टर का पेपर देने जा रहे हो, चाहे आप अपना कंपटीशन का पेपर देने जा रहे हैं। तो उसमें होता क्या है कि जैसे आपसे पहले पूछ देगा कि निम्न में से किस जनरेटर में रेसिडुअल मैग्नीशियम की आवश्यकता नहीं होती, वह क्या होगा, पृथक उत्तेजित जनरेटर। पृथक उत्तेजित जनरेटर में हम अलग से किसी सोर्स के द्वारा वाइंडिंग को एक्साइट करते हैं। तो पूछा जा सकता है कि वह अलग से जो सोर्स होता है वह क्या क्या हो सकता है। एक हमारी बैटरी हो सकती है, एक हमारा डीसी शंट जनरेटर भी हो सकता है, और डीसी शंट जनरेटर के द्वारा या बैटरी के सोर्स के द्वारा हम इसकी वाइंडिंग को एक्साइट करते हैं। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन हमें देखने को मिला। पहला यह कि निम्न में से किसमें रेसिडुअल मैग्नीशियम की आवश्यकता नहीं होगी, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर या पृथक उत्तेजित जनरेटर। और पृथक उत्तेजित जनरेटर में जब फील्ड को एक्साइट करते हैं तो उसके लिए क्या सोर्स या स्रोत होता है, वह एक बैटरी भी हो सकती है या एक डीसी शंट जनरेटर भी हो सकता है।
स्व उत्तेजित जनरेटर, जो स्व उत्तेजित जनरेटर जिसे कहते हैं सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर का जो प्रकार है आपको दिख रहा है, सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर। अब सीरीज जनरेटर में जो हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। शंट जनरेटर में जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है आर्मेचर के समांतर में जुड़ा होता है। कंपाउंड जनरेटर जो होगा, कंपाउंड जनरेटर में आगे भी इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो हो गया संयोजन के आधार पर, दूसरा हो गया चुंबकीय फ्लक्स या धारा की दिशा के आधार पर। तो संयोजन के आधार पर अगर हम देखना चाहें तो शॉर्ट शंट, लॉन्ग शंट जनरेटर हो गया। और चुंबकीय फ्लक्स या कह सकते हैं कि धारा की दिशा के आधार पर देखना चाहें तो यह हो गया क्युमुलेटिव जनरेटर और डिफरेंशियल जनरेटर। तो यहाँ पे देखिए जो शॉर्ट शंट, लॉन्ग शंट, क्युमुलेटिव जनरेटर या डिफरेंशियल जनरेटर है, इसमें से एक क्वेश्चन हर बार आपको पेपर में देखने को मिलता है। चाहे आपको कनेक्शन पूछ दे कि कौन सा कनेक्शन है, या आपसे पूछ दे कि जैसे थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन इसमें पूछ दे कि निम्न में से किस संयोजन में या किस प्रकार के जनरेटर में फ्लक्स फील्ड का फ्लक्स एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, या एडिटिव नेचर का होते हैं, या एक दूसरे का विरोध करते हैं, या सब्सट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो यहाँ पे देखिए क्युमुलेटिव जनरेटर में क्या होता है कि क्युमुलेटिव जनरेटर में जो हमारी सीरीज फील्ड, चूंकि हमें पता है कि कंपाउंड जनरेटर में कितनी वाइंडिंग हो गई, दो फील्ड वाइंडिंग, एक आर्मेचर वाइंडिंग, दो फील्ड वाइंडिंग, एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग, एक शंट फील्ड वाइंडिंग हो गया। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन इस प्रकार से हम करते हैं कि दोनों वाइंडिंग में जो धारा फ्लो हो रही है क्युमुलेटिव जनरेटर के केस में एक ही दिशा में हो। अगर लेफ्ट से राइट चल रहा है तो लेफ्ट से राइट दोनों वाइंडिंग में हो, या राइट से लेफ्ट चल रहा है तो राइट से लेफ्ट होगा। तो इस स्थिति में होता क्या है कि जो फ्लक्स होगा वह एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, और फ्लक्स एक दूसरे का अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो टोटल फ्लक्स जो होगा वह एडिटिव नेचर का होगा। फाई टी इज इक्वल टू फाई टोटल, यानी फ्लक्स टोटल जो होगा फाई वन प्लस फाई टू के बराबर होगा। फाई वन क्या है, पहले फील्ड की वाइंडिंग का फ्लक्स, कह सकते हैं अगर फाई वन हमारा सीरीज फील्ड का फ्लक्स हो गया तो फाई टू क्या होगा, शंट फील्ड का फ्लक्स होगा। ऐसे डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में जो होगा, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में दोनों फील्ड वाइंडिंग को इस प्रकार से समायोजित किया जाता है कि दोनों फील्ड वाइंडिंग में जो धारा बह रही है वह एक दूसरे की विपरीत धारा बह रही है। अगर सीरीज फील्ड वाइंडिंग में लेफ्ट से राइट धारा चल रही है तो शंट फील्ड वाइंडिंग में जो धारा चलेगी वह राइट से लेफ्ट चलेगा। चूंकि धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो गई तो जो फ्लक्स जनरेट होगा वह भी एक दूसरे, उसकी दिशा जो होगी एक दूसरे के विपरीत होगी। और फाई टोटल जो होगा फाई वन माइनस फाई टू, या कह सकते हैं कि सब्सट्रैक्टिव नेचर का हो गया। अब कोई चीज एक दूसरे से माइनस हो रही है तो कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। तो यह तो हो गया उत्तेजना प्रणाली के आधार पर कितने प्रकार का जनरेटर था, उसके सब प्रकार क्या थे, उसके सब कैटेगरी क्या था, सबको बांट दिया गया। अब देखेंगे प्राइम मूवर के आधार पर। प्राइम मूवर क्या होता है, प्राइम मूवर यानी कि प्राइम यानी कह सकते हैं कि प्रारंभिक स्थिति में उसको मूव कराना, चलाने की जो क्रिया होती है किसी अलग से सोर्स द्वारा या किसी अलग से किसी सिस्टम या प्रणाली द्वारा उसको मूव कराने की जो क्रिया होती है प्री मूव या प्राइम मूव, वह होता है प्राइम मूवर। प्राइम मूवर के आधार पर जब डीसी जनरेटर को कैटेगराइज किया गया, वो तीन भागों में कैटेगराइज किया गया है। जल टरबाइन जनरेटर, वाष्प टरबाइन जनरेटर और डीजल इंजन जनरेटर। तो यहाँ पर ये सब क्या होते हैं, प्राइम मूवर का काम करते हैं किसी भी जनरेटर को चलाने के लिए। किसी भी जनरेटर को चलाने के लिए प्राइम मूवर का काम करते हैं। अब प्राइम मूवर के आधार पर ही इनको तीन भागों में बांटा गया है, तो यह याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, पहले यह आपको पूरा याद होना चाहिए कि कौन सा जनरेटर किस प्रकार में आता है और किसको कितने भागों में बांटा गया है, कनेक्शन के आधार पर और संयोजन के आधार पर, या धारा की दिशा के आधार पर, या उत्तेजना प्रणाली के आधार पर, या निम्न में से किसमें हमारा रेसिडुअल मैग्नीशियम की आवश्यकता नहीं होती है। इसको ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जनरेटर से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण चीजें आपको बताई जाए। तो अभी हम देखेंगे जो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर था उसके कनेक्शन का, उसका कनेक्शन कैसे होता है, प्लस उसमें अभिलाक्षणिक वक्र जिसे कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी डीसी जनरेटर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वह तीन प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। एक होता है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे ओसीसी या नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, या मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। दूसरा हो गया एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, और तीसरा हो गया इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। आपसे पूछा जाता है, जैसे कोई भी ग्राफ दे दे या कह दे कि सीरीज जनरेटर का कौन सा
आंतरिक अभिलाक्षणिक वक्र है या बाह्य अभिलाक्षणिक वक्र है या कह सकते हैं कि खुला परिपथ अभिलाक्षणिक वक्र है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का कनेक्शन कैसा होता है, उसको कैसे कनेक्ट किया जाता है, अलग से किस सोर्स के द्वारा उसके फील्ड को एक्साइट किया जाता है, उसकी वाइंडिंग को कैसे निरूपित करते हैं, प्लस उसका जो अभिलाक्षणिक वक्र है, जैसे कि बताया गया कि किसी भी डीसी जनरेटर का जो 3 वक्र होता है अभिलाक्षणिक वक्र, उसमें एक है खुला परिपथ अभिलाक्षणिक वक्र जिसे हम नो लोड अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं या चुंबकीय अभिलाक्षणिक वक्र भी कहते हैं। तो ये देखा जाए, जैसे सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में आपको बताया गया कि अलग से एक डीसी सोर्स के द्वारा एक्साइट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे जो यहाँ पर जो किनारे वाला भाग है, यहाँ एक बैटरी लगा हुआ है और यह रिहोस्टेट है जिसके द्वारा हम प्रतिरोध को वेरी करा सकते हैं। यह जो सोर्स है वह डीसी सोर्स है। डीसी सोर्स के द्वारा जो हमारा डीसी जनरेटर है उसकी फील्ड को एक्साइट किया गया। डीसी जनरेटर का जो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के जो फील्ड है उसको निरूपित किया जाता है या डिनोट करते हैं E1 E2 से, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, यह हमारा आर्मेचर हो गया। आर्मेचर की जो पहली वाइंडिंग है, या आर्मेचर का जो टर्मिनल होता है, आर्मेचर से 2 टर्मिनल निकले होते हैं, आर्मेचर के ऊपर कार्बन ब्रश लगा होता है। तो यह देखिए, यह वाला जो भाग है, इसको यह टोटल जो ब्लैक है, इसको आप कह सकते हैं कि यह कार्बन ब्रश है। 2 कार्बन ब्रश का प्रयोग करते हैं डीसी मशीन में। यह देखिए कार्बन ब्रश हो गया और यह कार्बन ब्रश क्या करेगा, हमारा जो आर्मेचर है, आर्मेचर के कम्यूटेटर पर दबाव बना के ऐसे रहता है। तो यह वाला जो भाग दिख रहा है, यह हमारा कार्बन ब्रश हो गया। तो इसको हम कह सकते हैं कि यह है कार्बन ब्रश। ब्रश कार्बन का ही क्यों बनाते हैं, तो आपको पीछे बताया गया था कि कार्बन का ब्रश इसलिए बनाया जाता है क्योंकि यह घिसता कम है, प्लस इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस कम होने की वजह से ड्रॉप कम होता है। तो यह हो गया हमारा आर्मेचर। आर्मेचर के 2 टर्मिनल A1 A2 से दिखाते हैं और यह हो गया लोड, जो डीसी जनरेटर पे हम लोड लगाते हैं। तो यह पूरा कनेक्शन आपको जो दिख रहा है, यह हो गया सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का कनेक्शन या डायग्राम। इसको देख लीजिए, डायग्राम ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ठीक है, तो आपको क्या करेगा कि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर से अगर क्वेश्चन आएगा तो पहला क्वेश्चन यह होगा कि उसकी फील्ड को किस सोर्स के द्वारा एक्साइट करते हैं, तो वह डीसी सोर्स होगा। क्योंकि डीसी जनरेटर है तो उसे सोर्स क्या, उसे जो हम सप्लाई देंगे, सप्लाई क्या देंगे, उसे डीसी सप्लाई देंगे। तो वह डीसी सप्लाई किसके द्वारा दिया जा सकता है, वह एक बैटरी भी हो सकती है या डीसी शंट जनरेटर भी हो सकता है। तो यह पूरा डायग्राम हो गया। तो आपको पेपर में सिर्फ यही पूरा फिगर बना के पूछ देगा और कह देगा कि किस प्रकार का जनरेटर है। तो देखिए, यह आर्मेचर है, आर्मेचर से उसकी फील्ड क्या हो गई, अलग है, और अलग से एक सोर्स के द्वारा इसकी फील्ड को एक्साइट किया जा रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं कि यह सेपरेटली एक्साइटेड या पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर है। अब अभिलाक्षणिक वक्र जिसे कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि जैसे ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया या ओसीसी जिसे कहते हैं, ओसीसी। तो ओसीसी का मतलब होता है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको याद रखिएगा। तो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स कहने का मतलब यह है कि जो उसका वाइंडिंग है या कह सकते हैं कि नो लोड की कंडीशन है, उस समय उसे लोड नहीं दिया गया। आर्मेचर है, फील्ड है, उस पर कोई लोड नहीं लगाया गया। डीसी जनरेटर जैसे यहाँ पे है, या अब इसको यहाँ से अगर हम ओपन कर दें तो ये इसको कहेंगे कि ओपन सर्किट हो गया। या तो लोड जो है, लोड नहीं दिया गया या लोड लगा के यहाँ से इस टर्मिनल को हम क्या करें, ओपन कर दे, तो यह हो गया ओसीसी हो गया या ओपन सर्किट हो गया। तो जो हमारा जो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है, जो उसका ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स है, वह हमारा टर्मिनल वोल्टेज और फील्ड धारा के बीच में खींचा जाता है। तो आपको यह याद रखना है कि पहले ही आपसे यही पूछ देगा कि जो ओसीसी है या कह सकते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का जो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स है या नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स है या मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो किसके बीच खींचा जाता है, तो वह टर्मिनल वोल्टेज और फील्ड धारा के बीच में खींचा जाता है। इसको याद रखिएगा। तो अब देखिए हो क्या रहा है इस ग्राफ में, यह पूरा ग्राफ है। इस ग्राफ में देखिए यहां से, तो यह तो हो गया रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की कंडीशन, यहां से यहां तक पहले से कुछ ना कुछ वो चुंबकित होगा। अब यहाँ पे हो क्या रहा है
कि जैसे ही फील्ड धारा हम बढ़ाएंगे, फील्ड धारा बढ़ाने पर उसका टर्मिनल वोल्टेज बढ़ता है, क्योंकि फील्ड धारा या वोल्टेज कह सकते हैं कि धारा के समानुपाती है। जैसे जैसे हम धारा को बढ़ाएंगे वोल्टेज भी बढ़ता रहेगा, साथ साथ उसके, या वोल्टेज को बढ़ाएंगे धारा बढ़ता रहेगा। तो देखिए एक कंडीशन यह आ गई कि जैसे यहाँ से जितना हम धारा का मान बढ़ा रहे, वोल्टेज यहाँ तक बढ़ता हुआ है, मिल रहा है, यहाँ तक लीनियर बढ़ रहा है, रेखीय अवस्था में बढ़ रहा है। अब इसके बाद देखिए आगे जाके वह कांस्टेंट हो गया या स्थिर हो गया या फिक्स हो गया। तो वह कंडीशन वह हो गई कि जैसे डीसी जनरेटर में फील्ड पोल है, फील्ड पोल पर हम फील्ड कॉइल को लपेटे हैं। अब उस कॉइल को जैसे ही सप्लाई से देंगे तो वहां एक क्या बनेगा, कह सकते हैं कि वह इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह कार्य करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह कार्य करेगा तो जब तक वह सप्लाई से जुड़ा रहेगा तब तक वह मैग्नेटाइज होगा। मैग्नेटाइज होने पर वह पूर्ण रूप से चुंबक का कार्य करेगा। तो जैसे जैसे फील्ड धारा को बढ़ाएंगे उसकी फील्ड में जो करंट का मान है बढ़ेगा, तो उसका चुंबकीय गुण बढ़ेगा, और चुंबकीय गुण बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज बढ़ेगा, क्योंकि वोल्टेज डायरेक्ट धारा के समानुपाती है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी कि चाहे हम फील्ड धारा का मान जितना भी बढ़ा ले, उसका टर्मिनल वोल्टेज नहीं बढ़ेगा। तो वह कंडीशन वह होती है जब हमारा फील्ड जो है, या कह सकते हैं कि जो पोल है वो पूर्णतः मैग्नेटाइज हो चुका है और पूर्णतः चुंबक का रूप ले लिया है। उस अवस्था को हम कहते हैं सेचुरेशन पॉइंट ऑफ फील्ड पोल, जिसे संतृप्त अवस्था कहते हैं। और संतृप्त अवस्था पर पहुंचने पे हम फील्ड धारा को चाहे जितना भी बढ़ा ले, हमारा टर्मिनल वोल्टेज का मान लगभग कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, जो कि नहीं बदलता है। तो यहां से यहां तक तो लीनियर बदल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा फील्ड, हमारा एक कह सकते हैं फील्ड पोल जो है वह मैग्नेटाइज होगा। मैग्नेटाइज होने पर टर्मिनल वोल्टेज का मान बढ़ता रहेगा जैसे जैसे फील्ड बढ़ेगा। लेकिन एक अवस्था ऐसी आ गई कि जैसे हम उसको चाहे जितना अधिक धारा को बढ़ाएं, लेकिन वह पूर्ण रूप से अगर चुंबकित हो गया, मैग्नेटाइज हो गया, तो उसका टर्मिनल वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, चाहे धारा के मान को हम कितना भी बढ़ा लें। तो धारा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, यहां से यहां तक देखिए मान लीनियर बढ़ रहा है, कह सकते हैं कि डायरेक्टली क्या हो गया, समानुपाती हो गया। अब समानुपाती होने की स्थिति से यह क्या है कि बढ़ रहा है। अब एक स्थिति यह आएगी कि जब हमारा फील्ड क्या है कि पूर्णतः जब एक्साइट हो जाएगा, एक्साइट होने पर यह क्या करेगा कि या मैग्नेटाइज हो जाएगा, जिससे सेचुरेशन पॉइंट की स्थिति कहेंगे, सेचुरेटेड हो गया। अब उसके बाद फील्ड धारा को चाहे जितना बढ़ा ले, टर्मिनल वोल्टेज हमारा नहीं बढ़ेगा। तो यह जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यह खुला परिपथ परीक्षण नहीं, यह क्या अभिलक्षण है, अभिलक्षण है यह खुला परिपथ अभिलक्षण है। इसी को हम दूसरा नाम दिए हैं, जानते रहिएगा, नो लोड अभिलक्षण या चुंबकीय अभिलक्षण या ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, या ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यह हो गया डीसी सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के पूर्ण भाग, और उसमें पूर्ण भाग में उसका कनेक्शन कैसे है, उसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक उसका ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख चुके हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कुछ और महत्वपूर्ण चीजें सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का बताया जाए आपको। नेक्स्ट पार्ट देखिए, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का ही दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स अभिलाक्षणिक वक्र है, जिसे कहते हैं आंतरिक व बाह्य अभिलाक्षणिक वक्र। तो एक ही वक्र में हम तीनों ग्राफ को देख सकते हैं, जिसे ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स या एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स या इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, उसको देखेंगे। तो आइए देखा जाए, टॉपिक है आंतरिक व बाह्य अभिलाक्षणिक वक्र। तो यहाँ पे देखिए, जो वाई एक्सिस है, वाई अक्ष है, यहाँ पर तीन वोल्टेज आपको दिखेगा, नो लोड वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज और प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो नो लोड वोल्टेज हमारा ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हो गया। जो टर्मिनल वोल्टेज है यह हमारा हो गया, जो टर्मिनल वोल्टेज है यह बाह्य कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हो गया। और जो प्रेरित विद्युत वाहक बल हो गया, यह हमारा इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हो गया। जो कि नो लोड वोल्टेज और लोड धारा के बीच का जो ग्राफ है यह ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, टर्मिनल वोल्टेज और लोड धारा के बीच का जो ग्राफ हो गया यह हमारा बाह्य कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। और जो प्रेरित विद्युत वाहक बल और लोड धारा के बीच का जो ग्राफ हो गया यह हो गया इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स या आंतरिक वक्र का। तो यहाँ पे देखिए, यह पॉइंट ए है, यह पॉइंट बी है, यह पॉइंट सी है, यह पॉइंट डी है। तो आपको इसके पहले जो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का बताया गया था, उसकी कंडीशन देखिए कुछ ऐसी थी कि यहाँ पे जब धारा का मान बढ़ रहा था तो कुछ समय बाद यह जाके कांस्टेंट हो गया था। यहाँ पे देखिए यह हमारा फिक्स हो गया था, कांस्टेंट हो गया था।
तो कांस्टेंट होने के बाद यह वोल्टेज था, जो टर्मिनल वोल्टेज था, यह VT हो गया, यह फील्ड धारा या लोड धारा हो गया। तो कांस्टेंट होने के बाद आगे फील्ड धारा का मान चाहे हम जितना बढ़ाएंगे, टर्मिनल वोल्टेज का मान नहीं बढ़ रहा था। तो उसके बाद वाली स्थिति यह है, यहां से जब कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट होने वाले के बाद वाली स्थिति यह ए पॉइंट से स्टार्ट हो गया। तो यह देखिए, यह लगभग कांस्टेंट से एक सीधी रेखा आपको मिल रही है, जो कि आपको नो लोड अभिलाक्षणिक वक्र को दर्शा रहा है। अब जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज और लोड धारा के बीच का जो ग्राफ है, वह हमारा क्या बताएगा, वह बाह्य कैरेक्टरिस्टिक्स को बताएगा। तो बाह्य कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा, वह हमारा जो वोल्टेज हमारा फिक्स हो गया, चूंकि वह ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स में सैचुरेशन पॉइंट के बाद जो फील्ड पोल है वह पूर्णतः मैग्नेटाइज हो गया। उसके बाद हमारा जो मान होगा वह फिक्स हो जाएगा। फिक्स होने के बाद जो हमारा अब बाह्य अभिलाक्षणिक वक्र है, तो बाह्य अभिलाक्षणिक वक्र में जब टोटल वोल्टेज मिलेगा, टर्मिनल वोल्टेज, उसमें आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप और जो वोल्टेज ड्रॉप है, दोनों को हम माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद देखिए कि यहां से यहां तक का पहले वोल्टेज यहां था। अब वोल्टेज जब हम आर्मेचर ड्रॉप को माइनस करेंगे तो वोल्टेज यहां पहुंचेगा। जब वोल्टेज ड्रॉप को माइनस करेंगे तो हमारा वोल्टेज यहां पहुंचेगा। तो वह हो गया बाह्य अभिलाक्षणिक वक्र। थर्ड देखिए, जिसे आंतरिक अभिलाक्षणिक वक्र या इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। तो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स की स्थिति देखिए, जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, यह जनरेटेड ईएमएफ और लोड धारा के बीच का ग्राफ है। तो जनरेटेड ईएमएफ या प्रेरित विद्युत वाहक बल या इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और लोड धारा के बीच का जो ग्राफ है हो गया, यह आंतरिक अभिलाक्षणिक वक्र हो गया। तो यह हो गया फिक्स वोल्टेज, जो कांस्टेंट हो गया वोल्टेज का मान, जब पूर्णतः हमारा पोल क्या हो गया, एक्साइट हो गया या सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया। तो यह हो गया कांस्टेंट वोल्टेज। अब कांस्टेंट वोल्टेज के बाद आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या होता है, हमारा लॉसेस होती है, जो कि वोल्टेज के मान को कम कर देता है। तो आर्मेचर रिएक्शन का ड्रॉप जब इससे माइनस करेंगे, तो यहाँ पे यह हमारा हो गया टर्मिनल वोल्टेज। जब आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को माइनस करेंगे तो यह वोल्टेज यहाँ पहुंच जाएगा। तो बीच वाला जो है, यह बीच वाला ग्राफ हमारा यह प्रेरित विद्युत वाहक बल और लोड धारा के बीच खींचा गया, जो कि आंतरिक अभिलाक्षणिक वक्र को बताएगा। और नो लोड कैरेक्टरिस्टिक जो कांस्टेंट आपको दिख रहा है, पीछे आपको बताया गया क्यों कांस्टेंट हो गया था, यह वाली स्थिति हो गई। तो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स या सीधी रेखा जो टर्मिनल वोल्टेज को बताएगा, लोड धारा के बीच खींचा गया। और जो सबसे नीचे वाली जो ग्राफ आपको दिख रही है, जो डी पॉइंट से आपको दर्शाया गया है, यह बी है। यह बीच वाला जो आपको दिख रहा है, यह पॉइंट, यह सी हो गया, यह बी हो गया, और सबसे नीचे का जो पॉइंट है यह डी को दर्शाया गया। तो डी पॉइंट आपको, जो डी वाला ग्राफ है, यह बाह्य अभिलाक्षणिक वक्र को दर्शाएगा, जो कि हमारा टर्मिनल वोल्टेज और लोड धारा के बीच का ग्राफ खींचा गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि आपका टोटल सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, उसका कनेक्शन हो गया, या ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स या इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स या कह सकते हैं कि एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबको अब आपको यहाँ पे बता दिया गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही आपका डीसी जनरेटर का जो चैप्टर है, वो बारी बारी से, जैसे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का संपूर्ण विवरण यहाँ पे आपको दे चुके, जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी या उसका जो कनेक्शन था आपको बताया गया है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा वह हमारा सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर का होगा। उसके जो सब प्रकार है आपको बताया जाएगा, उनका कनेक्शन बताया जाएगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जाएगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, तथा बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि वीडियो से संबंधित लेटेस्ट अपडेट पहले आपको मिले।